मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं। जेनेटिक्स का टॉपिक है वारकनी सिंड्रोम्स। ये 8वें नंबर क्रोमोसोम्स में ट्राइसोमी होने के कारण होता है। हम लोग ट्राइसोमी में कई ऐसे डिसऑर्डर देखे हैं, जैसे 23वें नंबर क्रोमोसोम्स में ट्राइसोमी होने पर क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है। हम लोग देखे हैं 23वें नंबर में जो क्रोमोसोम्स में अगर ट्राइसोमी होती है तो उसमें हम लोग देखें क्लाइनेफेल्टर होता है, क्लाइनेफेल्टर। दूसरा हम लोग देखें 21 नंबर पे, 21 नंबर जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स है, इसमें जो ट्राइसोमी होती है उसको हम लोग डाउन सिंड्रोम बोले थे। एक जो 18 नंबर क्रोमोसोम्स है ट्राइसोमी, इसमें जो होता है उसको हम लोग एडवार्ड सिंड्रोम बोले थे। 13 नंबर जो ट्राइसोमी क्रोमोसोम होती है उसको पटाउ सिंड्रोम बोले थे। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 8 नंबर क्रोमोसोम्स में जो ट्राइसोमी होती है उसको हम लोग बोलते हैं, ये जो डिसऑर्डर्स इसी के नाम पे है, वारकनी सिंड्रोम कहते हैं। वारकनी एक साइंटिस्ट थे, जोसेफ वारकनी इनका नाम है। वारकनी, जोसेफ वारकनी इनका नाम है, जिन्होंने जो अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इस 1960 में इस ट्राइसोमी का खोज किया। एक ऐसा बच्चा जो इंटरटाइम लाइफ में ही डेथ किया, और उसी से इन्होंने इस डिसऑर्डर्स का खोज किए, जिसमें बड़ा बड़ा हेड था, जो फोरहेड काफी बड़ा था। तो और एक इसका जो बच्चा होता है ना, वो बचता नहीं है। तो कैसे होता है वो हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। ये 8वां नंबर क्रोमोसोम्स, जैसे हम लोग पढ़े कि 21वां नंबर क्रोमोसोम ट्राइसोमी होने पर यह होता था कि एक्स्ट्रा 21वां नंबर आने पर इसके जो जीन के फंक्शन को डिस्टर्ब करता था। जो 18 नंबर में पढ़े हम लोग एडवार्ड सिंड्रोम में, कि 18 नंबर क्रोमोसोम पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने से इसके क्रोमोसोम्स के फंक्शन को डिस्टर्ब करता था। 13 नंबर में भी सेम वैसे ही पढ़े थे हम लोग। लेकिन 8 नंबर में होता क्या है, ये जो क्रोमोसोम्स है, एक 9th नंबर क्रोमोसोम्स होती है, उसको बोलते हैं मोजेसियन सिंड्रोम्स। वो मोजेसियन सिंड्रोम्स मोजाइक जैसा उसमें बन जाता है। सेम इसमें भी वैसे ही होती है। 9th नंबर के साथ साथ 8th नंबर में वैसे ही होती है, 9th नंबर में वैसे ही होती है। 9th नंबर में मोजेसियन सिंड्रोम बोलते हैं, उसको आगे देखते हैं अभी। तो 8th नंबर में क्या होता है कि यहां भी सेम वैसे मोजाइक जैसा बन जाता है क्रोमोसोम्स। एक क्रोमोसोम आ तो जाता है इसके साथ, लेकिन इसका जो क्रोमोसोम्स का जो सेगमेंट होता है ना, वो किसी दूसरे क्रोमोसोम से अटैच रहता है। अरे इसके साथ सो अटैच था ही, लेकिन ये अटैचमेंट किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ भी अटैच हो जाता है इसका। तो इसका जो आर्म है, 8वें नंबर क्रोमोसोम का जो आर्म है ना, ये किसी दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ अटैच कर जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं मोजाइसियन, है ना, मोजाइक जैसा डेवलप हो जाना। अब इसके कारण क्या होगा कि बहुत सारे ऑर्गन में अबनॉर्मलिटी डेवलप कर जाएगी। सही ढंग, सही प्रोसेस में ना बोन बनेगी, ना मसल्स, ना स्किन, और ना ही ब्रेन, ये सब का फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो इसमें मेन प्रॉब्लम हो गई कि एक तो जो एक क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा ऐड हो गई। कारण क्या होगा, अभी टियोलॉजी चले, ऐसा क्या कारण होगा कि क्रोमोसोम ऐड हो गया। और दूसरा बात कि दूसरे क्रोमोसोम से फ्यूज कर जाता है। ये 8वें नंबर क्रोमोसोम की कैरेक्टर है कि दूसरे क्रोमोसोम से भी ये फ्यूज कर जाता है। ये इसका आर्म फ्यूज कर जाता है। जैसे 10th नंबर से फ्यूज करना, 15 नंबर से, 16 नंबर से, 20 नंबर से, 22 नंबर से, ये सबसे क्या होता है ना कि ये फ्यूज कर जाता है। तो एक कॉम्प्लेक्स जाल की जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है क्रोमोसोम्स। अब क्या है, आगे की घटना क्या होगी। अब ये तो न्यूक्लियस के अंदर ही सब हो रही है ना, एक ही न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। सब कई क्रोमोसोम्स को एक साथ क्या करता है, बाइंड कर लेता है। इसीलिए इसको लोग मोजाइसियन
सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। ऐसा ही बात 9th में भी होती है ना। 9th नंबर क्रोमोजोम में भी कई क्रोमोजोम को एक साथ क्या करता है ना, फ्यूज कर लेता है, वो अटैच कर लेता है। अब इसका इटियोलॉजी क्या है? इसका इटियोलॉजी तो जेनेटिक है, और दूसरा है डिलेड एज प्रेगनेंसी। एडवांस एज प्रेगनेंसी में भी ऐसा ओवा का कैरेक्टर्स, ओवा अगर बहुत पुअर ओवा का फॉर्मेशन बनेगा। अब पुअर ओवा कब बनेगा? बताया था आपको कि पुअर ओवा तब बनता है कि जब एडवांस एज में जब क्रोमोसोम्स का जब सेपरेशन होती है ना ओवा में, तो उस कंडीशन में ऐसा डिसऑर्डर देखने को मिलता है। अब बात आते हैं इसके सिम्टम पे। इसका सिम्टम क्या क्या होता है? तो इसका सिम्टम, क्योंकि इसका सिम्टम वही वारकनी ने ही इनका इस सिम्टम के बारे में खोज किए थे। उनका पूरा नाम जोसेफ वारकनी है, जिन्होंने 1960 में इस डिजीज के बारे में देखे थे, और उन्हीं के नाम पे ये पड़ा है वारकनी सिंड्रोम। तो अब क्या है कि सिम्टम क्या मिलता है इसमें? तो सबसे पहला कि जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन में कॉर्पस कलोसम नहीं बनता है। आप जो आप जानते होंगे सेरेब्रल हेमिस्फीयर, तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो फोर ब्रेन में होता है ना, फोर ब्रेन, तो अब ये कॉर्पस कलोसम फोर ब्रेन को क्या करता है ना, जोड़ने का काम करता है ना। तब कॉर्पस कलोसम नहीं रहता है। अब कॉर्पस कलोसम नहीं रहेगा तो क्या होगा? दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर अलग अलग हो जाएंगे, कनेक्शन ही नहीं होगी ना ब्रेन का। अब क्या होगा? पहला कंडीशन ये होगी गड़बड़। दूसरा, ये जो फोर हेड है आगे की तरफ निकला हुआ रहेगा, क्योंकि वो जब सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या करेगा, पुश करेगा, डिफॉर्म कर देगा, हेड का स्ट्रक्चर डिफॉर्म हो जाएगी, तो फोर ब्रेन आगे की तरफ हो जाएगी। आई जो है वाइड हो जाएगा, देखने में आई जो चौड़ा जरा नजर आएगी। नोज का टिप बड़ा हो जाएगा, लिप ज्यादा थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, और छोटा माउथ जो है ना छोटा रहेगा। ये माउथ मैंडिबल जो है ना एकदम स्मॉल रहेगा, लिप मोटा, माउथ छोटा, नोज का टिप बड़ा रहेगा, वाइड माउथ रहेगा। लिप जो है हो सकता है कि बीच से फ्यूजन नहीं हो, वहां पे क्या हो सकता है, बीच में कटा हुआ रहेगा। नेक स्मॉल रहेगा। अगला, जो वर्टिब्रल डिस्क होंगे उसका एक्सिस सही नहीं होगा, जिसके कारण स्कोलियोसिस बनता है। स्कोलियोसिस मतलब जो वर्टिब्रा का जो एक्सिस है वो सही नहीं होगी, और जो शेप होगा बॉडी का स्ट्रक्चर वो चेंज कर जाएगा। दूसरा, जो 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 चेस्ट होगा वो नैरो रहेगा। नैरो चेस्ट मतलब बहुत पतला रहता है चेस्ट, और लंग्स कंप्रेस रहेंगे, इसके कारण लंग्स में एक्सपेंशन नहीं होगी। हार्ट मूव करेगा तो जरूर, लेकिन लंग्स का फॉर्मेशन नहीं होगा प्रॉपरली। पेल्विक बोन नैरो हो जाएंगे, पेल्विक एकदम नैरो हो जाएगी। जो फिंगर होंगे वो जो फिंगर एक दूसरे से अटैच रह जाएंगे, अटैचमेंट होगी फिंगर की, और एक दूसरे पे ओवरलैप किए रहेंगे, जैसे कि पटाव में मिलता है या फिर एडवार्ड में भी उसी तरह से मिलता है। तो उस तरह से क्या होता है कि फिंगर एक दूसरे से अटैच रहेंगे। अब ये तो सिम्टम मिलेगा बच्चों में। अब क्या होगा? अब आते हैं बात कॉम्प्लिकेशन की, कि ये क्या, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? तो सबसे पहला 99% जो चाइल्ड होगा वो तो इंटरटाइम लाइफ में डेथ कर जाएगा, क्योंकि सर्वाइवल होगा नहीं, क्योंकि हार्ट भी कंप्रेस होगी इस केस में। अब क्या होगा? कुछ 1% बच्चा जन्म ले लेगा, और जो उसमें जो सर्वाइवल होगी इंटरटाइम लाइफ में, कुछ 16 सप्ताह, कुछ 20वें सप्ताह, कुछ 24वें सप्ताह में एवर्ट हो जाएगी, और नहीं तो कुछ IUFT, इंटरटाइम फीटल डेथ, क्योंकि 24 वीक के बाद जो डेथ होता है तो हम लोग उसको IUFT बोलते हैं। अब उसके बाद क्या होगा? वो डेथ कर जाएगा वहां पे। अगर 1% बच्चा अगर लाइव बर्थ हुआ भी अगर सपोज दैट, तो वो जन्म के बाद ही जस्ट डेथ कर जाएगा, क्योंकि चेस्ट नैरो है, शोल्डर नैरो है, थोरैसिक नैरो है। अब इसके कारण क्या होगी? लंग्स एक्सपेंशन नहीं होगी, लंग्स एक्सपेंशन होगी ना लंग्स वर्क करेगी, ना हार्ट पे वर्किंग होगी, और इसके कारण बच्चा जो होता है वो क्या हो जाएगा? डेथ कर जाएगा, तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो एक पर जन्म लिया, उसका कुछ देर के बाद ही वो क्या हो जाएगा? एस्फाइक्सिया हुआ, खत्म कहानी।
अगर एक कुछ बच्चा अगर जन्म ले लिया, एक सिम्टम इसमें और आता है स्किन का सिम्टम। स्किन इसका फोल्डेड रहता है, व्रिंकल होगा, स्केली जैसा अपीयरेंस होता है, इसमें मिलता है। स्किन इसका फोल्डेड रहता है, इसमें स्केली अपीयरेंस होंगे, मसल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा प्रॉपरली, स्ट्रक्चर जो है टेढ़ा रहेगा हाथ का पैर का, अब नॉर्मल स्ट्रक्चर मिलते हैं इसका। ये सब कॉम्प्लिकेशन आ जाता है इसमें। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन ब्रेन फेल्योर, कार्डियक फेल्योर, किडनी फेल्योर्स, ये सब जो है ना सिम्टम इसमें मिल जाता है। तो ये भी जो होता है वह वार्कनी सिंड्रोम्स में कॉम्प्लिकेशन मिलता है। तो सारे ऑर्गन्स लगभग फेल ही मिल जाते हैं एक तरह से, है ना। चलिए तो हुआ। नेक्स्ट आते हैं फिर अब बर्थ के बाद कुछ बच्चा जो होता है वह 1 दिन या 2 दिन में वो भी डेथ कर जाता है, वो भी नहीं बचता है। नेक्स्ट जो आपका आता है इन्वेस्टिगेशन। अगर हम इसका इन्वेस्टिगेशन जांच कराते हैं तो अगर इंट्राउटाइन लाइफ में अगर जांच कराते हैं एमनियोसेंटेसिस से, तो उसका कैरियोटाइप टेस्ट कराते हैं, तो 8 नंबर क्रोमोसोम में हमें ट्राइसोमी अपीयरेंस मिल जाती है। 8वें नंबर क्रोमोसोम्स में ट्राइसोमी मिलेगा। अगर वह हम लोग उसके बाद में बर्थ अगर हो गई है उसके बाद डेथ करता है तो उसके सैंपल से भी कैरियोटाइप टेस्ट कराते हैं, तो वहां भी हमें ट्राइसोमी मिलता है, 8 नंबर ट्राइसोमी मिलता है। नेक्स्ट बात आते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में हम लोग ऐसा फिर से डेवलप ना हो इस तरह का चाइल्ड, इसके लिए हम लोग शुरू में ही एमनियोसेंटेसिस जांच करा करके और हम लोग देख लेते हैं कि उसका कोई डिजॉर्डर तो पहले से ट्राइसोमी का नहीं हो, नहीं तो फिर अगर मान लीजिए लाइव अगर हो गया बाय द चाइल्ड अगर बर्थ, तो उस कंडीशन में फिर काफ़ी परेशानी झेलना पड़ जाता है मरीजों को। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग पहले से अगर पता चल गया कि ट्राइसोमी डिजॉर्डर से है तो उसको एवर्ट एमटीपी करा देते हैं पहले, क्योंकि बाद में अगर बाय द वे अगर एडवांस एज में अगर वर्सन हुआ तभी उसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। इसलिए हम लोग इनिशियल स्टेज में उसके हम लोग एमनियोसेंटेसिस से हम लोग टेस्ट करा के देख लेते हैं। तो ये जो ट्राइसोमी डिजॉर्डर्स है, यह ट्राइसोमी डिजॉर्डर्स जिसको हम लोग वार्कनी सिंड्रोम बोलते हैं, यह 8 नंबर क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि यह जो क्रोमोसोम्स है, यह क्रोमोसोम्स ट्राइसोमी ही नहीं रहती है, बल्कि यह दूसरे इसका जो आर्म है क्रोमोसोम्स का, ये दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ फ्यूज कर जाता है, जिसके कारण इसका डिफॉर्मिटी एक ब्रेन और ब्रेन के साथ साथ वर्टिब्रा, बोन, जितने भी बोन है उसका, फिर मसल्स, स्किन, हार्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। कुछ केस में देखने को मिलता है हार्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है, किडनी भी इन्वॉल्व हो जाता है, किडनी भी वर्क नहीं करता है। तो कुछ केस में यहाँ तक भी आ जाता है वाइटल ऑर्गन्स, कई वाइटल ऑर्गन्स इसमें क्या होते हैं डिजॉर्डर्स हो जाते हैं और वो काम नहीं करता है। तो इसलिए क्या होता है कि इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है, इसके कॉम्प्लिकेशन में हम लोग पूरे वाइटल ऑर्गन्स को ही देखते हैं कि वो डैमेज रहता है, इसीलिए ये सर्वाइवल ज़्यादा दिन नहीं कर पाता है, कुछ वीक में ही ये डेथ कर जाता है। वार्कनी सिंड्रोम्स का जो पेशेंट होता है सो। और दूसरा जो इसे बोला है कि मोजाइसियन जो बन जाता है, मोजाइसियन से उसी तरह से क्या बोले कि इसका जो आर्म होता है ना वो फ्यूज करने को हम लोग बोलते हैं मोजाइसियन बोलते हैं। सेम ऐसा ही बन जाता है। फिर 9th क्रोमोसोम में भी ऐसे हो जाता है। 9th क्रोमोसोम में क्या होता है कि सेम उसका जो आर्म होता है ना क्रोमोसोम्स का, वह आर्म दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ क्या करता है वो फ्यूज कर जाता है, तो वहां भी मोजाइसियन बन जाता है और यहाँ भी बन जाता है मोजाइसियन। और इसी कारण से क्या होता है कि जो ऑर्गन्स बनना चाहिए था, चाहे वो ब्रेन या बोन, मसल्स, स्किन, ये डेवलप नहीं कर पाता है। यही था मेरा वार्कनी सिंड्रोम्स, यही वार्कनी सिंड्रोम होता है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 9th नंबर क्रोमोसोम्स जिसको हम लोग मोजाइसियन सिंड्रोम्स कहते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें भी सेम इसी तरह से फ्यूज कर मिलेगा आपको। बाकी बातें नेक्स्ट डे चलते हैं। थैंक्स।